औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 7 डेट 23/6/2020। आज हम स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। आपने पढ़ा है कि आपके पास कोई वेव मूव कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो इट्स मीन उसके पास वेलोसिटी होती है। इसके अलावा वेव के लिए आपने पढ़ा है कि उसकी फ्रीक्वेंसीज भी होती हैं और उनकी वेवलेंथ भी होती हैं। तो यहाँ पर हम फाइंड करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है। वेव इज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम वी ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हिंस हैज अ स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। कि आपके पास वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम जो ट्रैवल करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, तो इट्स मीन उसके पास कोई ना कोई स्पेसिफिक वेलोसिटी होगी। ठीक है। कोई भी चीज़ जब ट्रैवल कर रही होती है तो लाजमी बात है उसके पास वेलोसिटी होती है। तो सेम जिस तरह वेव ट्रैवल कर रही है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी। अब उसकी वेलोसिटी वाला रिलेशन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, उसी रिलेशन में हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशन लगाएंगे जो वेव में होती हैं, और उसी वेलोसिटी वाले जो आपने फार्मूला पढ़ा है उससे हम ये फ्रीक्वेंसी भी उसमें लेकर आएंगे और वेवलेंथ भी लेकर आएंगे। ठीक है। तो स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ specific velocity of traveling, this is called the velocity of wave which is defined है by define। आपके पास क्या होती है? velocity क्या है? यहाँ पर बेशक आप सब define कर दें। velocity is defined as the rate of change of displacement with respect to time। ठीक है। rate of change of displacement with respect to time, that is called velocity। velocity is equal to distance divided by time। तो यहाँ से डिस्टेंस आपके पास d के साथ हम फॉर एग्जांपल डिनोट करते हैं, टाइम को हम स्मॉल t के साथ डिनोट करते हैं। अब बच्चे आपके पास आपने एक चीज़ पहले पढ़ा है कि अगर एक वेव, एक कंप्लीट वेव जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेगी, ठीक है, तो एक वेव का किसी पॉइंट में से पास करते हुए जो टाइम लगता है उसको आप क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपके पास क्या है? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, द टाइम रिक्वायर्ड टू पास अ वेव फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है। टाइम रिक्वायर्ड टू पास अ कंप्लीट वेव फ्रॉम अ पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव। तो इट्स मीन क्या है कि आपके पास इफ टेक time taken by the wave in moving from one point to another point is equal to its time period। कि आपके पास एक कंप्लीट वेव जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब मूव करती है तो वो आपके पास उस वेव का क्या कहलाता है? टाइम पीरियड कहलाता है। और अब वेव की जो एक वेव होती है उसकी जो हॉरिजेंटल लेंथ होती है वो आपके पास क्या हो जाती है? कहलाती है वेव लेंथ कहलाती है। मीन के डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव क्रॉस इज कॉल्ड वेव लेंथ। तो इससे आपके पास बच्चे बच्चे ये चीज आ रही है कि जब एक कंप्लीट वेव पास करती है तो डिस्टेंस कितना आपके पास आ जाता है? डिस्टेंस जो है वो वेवलेंथ के इक्वल आ जाता है, वेवलेंथ ऑफ द वेव के इक्वल आ जाता है। और वो जो टाइम उसके लिए पास हो एक वेव को कंप्लीट, एक वेव को पॉइंट से पास होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को आप क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। सिर्फ टाइम नहीं कहते बल्कि वो आपके पास उस वेव का क्या आ जाता है? टाइम पीरियड। तो यहाँ से डी डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा? वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा। और स्मॉल टी किसके इक्वल हो जाएगा? टाइम पीरियड के इक्वल आ जाएगा। देन द डिस्टेंस कवर बाय द वेव विल बी इक्वल टू वन वेवलेंथ। इसका मतलब क्या बन रहा है कि जब एक वेव कंप्लीट पास करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए तो वो जो ट्रैवलिंग के लिए उसे टाइम रिक्वायर्ड होगा वो टाइम पीरियड होगा, और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा वो किसके इक्वल होगा? वेवलेंथ के इक्वल होगा। तो डी की जगह क्या आ जाएगा? डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ आ जाएगा, और स्मॉल टी टाइम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? टाइम पीरियड आ जाएगा टी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक आपके पास हो गया v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। हम वह पहला रिलेशन हमारे पास क्या आ रहा था? v इज इक्वल टू डी बाई टी। सेकेंड रिलेशन अब हमारे पास क्या आ रहा है? v इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी। यहाँ पर फिर नई चीज आ रही है, बट टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का आपने रिलेशन पीछे पढ़ा था, जहाँ पर हमने टाइम पीरियड, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया था, एम्पलीट्यूड को भी डिफाइन किया था। ठीक है, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेव्स हमने डिफाइन की थी। सबसे पहले वाइब्रेशन था, फिर उसमें टाइम पीरियड था आई थिंक, फिर उसमें फ्रीक्वेंसी और लास्ट में एम्पलीट्यूड था। तो वहाँ पर आपने ये रिलेशन पढ़ा था कि टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या आपके पास फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। दोनों बात कर सकते हैं, टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो इससे आपके पास क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू 1/टी। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/टी। अब ये v इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाई टी। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिवाइड बाई टी जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 1/टी। तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये बच्चे इसकी थोड़ी आपने ये याद रखना है कि आपके पास ऑर्डर इसी तरह आप लिखिएगा। इस इक्वेशन की ब्यूटी इसी तरह से ही बनती है कि आपके पास जब इसको आप v इज इक्वल टू एफ लैम्डा लिखें। अब ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। ठीक है, मगर इसकी जो इक्वेशन की ब्यूटी है वो इसी तरह से बनती है कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा आपने लिखना है। ठीक है, तो 1/टी किसके इक्वल हो गया, 1/टी एफ के इक्वल हो गया। तो 1/टी की जगह जब हम एफ लिखेंगे तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। ठीक है, दोबारा से बता देता हूँ, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द स्पीड ऑफ द वेव, वेलोसिटी ऑफ द वेव। एफ आपके पास क्या है, एफ आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। लैम्डा आपके पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव। एफ का यूनिट क्या होता है, एफ का यूनिट क्या होता है, पर सेकंड। लैम्डा का यूनिट क्या होता है, लैम्डा का क्या यूनिट होता है, मीटर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, लैम्डा का मीटर, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या आ गया, पर सेकंड। तो इससे आपके पास यहाँ पर यूनिट क्या बन रहा है, मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी का यूनिट 9th में आपने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड ही होता है। इट्स मीन आपके पास जो वेव की वेलोसिटी है वो भी, उसका यूनिट भी आपके पास क्या आ रहा है, मीटर पर सेकंड। तो इससे आपके पास एक तो ये भी वेरीफाई आ गया कि आपके पास ये रिलेशन जो है ये ठीक है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम वेलोसिटी का यूनिट निकालें तो वो किसके इक्वल आ रहा है, मीटर पर सेकंड के इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल यहाँ पर आ रही है। एग्जांपल में आपके पास क्या है, अ वेव मूव ऑन अ स्लिंकी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ 4 हर्ट्ज। कि आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी इज 4 हर्ट। तो एफ, तो यहाँ से बच्चे आपके पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल आ रही है, 4 हर्ट्स के इक्वल आ रही है। जबकि वेवलेंथ आपके पास क्या गिवन है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.4 मीटर। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.4 मीटर एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 हर्ट्स। आपने फाइंड क्या करना है, आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो स्पीड फाइंड करनी है, तो स्पीड आपने फाइंड करनी है। तो इसी अबव रिलेशन में आप क्या लगा देंगे, यही अबव रिलेशन जो है इसी में आप एफ और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इट्स मीन आपके पास ये किस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4,
1.6 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब आपके पास क्या आ रहा है, रिपल टैंक आ रहा है। तो ये लास्ट वाला थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ कि अब इसमें आपके पास कोई दो चीज़ें आपके पास, आपको पता है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, लाइक एज इन एग्जांपल। और अगर आपके पास वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी है वेव की तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास वेलोसिटी और वेवलेंथ गिवन है तो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। मीन के ये आपके पास तीन यहाँ पर क्वांटिटीज आ रही हैं, इन तीन क्वांटिटीज में से दो क्वांटिटीज आपके पास गिवन है तो तीसरी आप फाइंड कर सकते हैं। और इस रिलेशन में भी आपके पास क्या आ रहा है, इस रिलेशन में भी आपके पास इसी तरह से आ रहा है कि अगर आपके पास दो क्वांटिटीज गिवन है, अगर आपके पास टाइम पीरियड और वेवलेंथ गिवन है तो आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर वेलोसिटी और वेवलेंथ गिवन है देन आप टाइम पीरियड फाइंड कर सकते हैं, और अगर वेलोसिटी और टाइम पीरियड गिवन है तो आप वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास इस रिलेशन का में ये एक तो फ़ायदा है। और मज़ीद इससे आप आगे कोई और रिलेशन जब ड्रा करेंगे तो उनमें भी आपके पास इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट आपके पास रिपल टैंक आ रहा है। रिपल टैंक आपके पास, रिपल क्या होती है कि जब डिस्टरबेंस क्रिएट होती है तो वो आपके पास जो कर्व इस तरह से वेव की, ठीक है, इस तरह से ये जो ये पॉइंट ये आपके पास जो चीज़ है ये क्या कहलाती है, रिपल कहलाती है। तो रिपल टैंक एक ऐसा टैंक जिसके अंदर आप रिपल प्रोड्यूस करवाएंगे। तो रिपल किस तरह से प्रोड्यूस करवाएंगे, आए इसे स्टडी करते हैं। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। Ripple tank is a device to produce water waves and to study their characteristics. इट्स मीन आपके पास रिपल टैंक क्या है कि एक ऐसी डिवाइस है जो कि क्या करती है, वाटर वेव प्रोड्यूस कराती है और उसकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करने के लिए हमारे पास रिपल टैंक हेल्पफुल है। ठीक है, अब जिस तरह आपके पास क्या है कि वेव्स की क्या क्या होती हैं, रिफ्रैक्शन होती है, डिफ्रैक्शन होती है, स्पीड ऑफ वेव होती है, तो ये चीज़ें, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव जो है उसका भी हमें इससे पता चलेगा। ठीक है, तो रिपल टैंक, अब टैंक का क्या मतलब बन रहा है कि आपके पास टैंक, एक कोई टैंक सा होगा, उसके अंदर आप पानी डालेंगे और फिर उसके अंदर वेव प्रोड्यूस कराएंगे, तो इस वजह से इसका नाम भी हमने क्या दे दिया है, रिपल टैंक दे दिया। अब ये रिपल टैंक किस तरह का अपरेटस होता है, दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of a table। आपके पास बच्चे ये क्या है कि जिस तरह आपके पास टेबल होते हैं ना, ठीक है, वो टेबल है, और टेबल की जो आम हमारे पास टेबल या आपके पास ग्लास के होते हैं या आपके पास वुड के होते हैं। ठीक है, तो जो उसकी अपर सरफेस है वो किसकी होनी चाहिए, उसकी जो सरफेस जिसके ऊपर हम कोई चीज़ रख रहे होते हैं, वो चीज़ जहाँ पर हम टेबल के रख रहे होते हैं ऊपर, उस जगह आपके पास वो वुड का नहीं होना चाहिए, बल्कि वो ट्रे जो है, एक तो ट्रे टाइप हो। ट्रे का क्या होता है कि वो थोड़ी बॉटम से डीप होती है और उसके अलावा आपके पास उसके एज बने हुए होते हैं ताकि उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डाल सकें। ठीक है, तो आपके पास इस तरह की ट्रे टाइप हो, मीन के एक ट्रे हो जिसको आप टेबल के अंदर फिक्स कर रहे हैं, और वो ट्रे किस टाइप की हो, वो ग्लास की हो, किस मटेरियल की बनी हुई हो, ग्लास मटेरियल की बनी हो, ताकि इस गिलास की वजह, गिलास हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि इस गिलास के नीचे ऊपर विजिबल हम देख सकते हैं कि गिलास के नीचे से भी हमें देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पानी है, और पानी के अंदर जो वेव प्रोड्यूस हो रही होंगी वो भी हमें दिखाई देगी। ऊपर से वैसे हम देखेंगे तो वो भी हमें दिखाई दे रहा होगा कि वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास ट्रे होता है, ये उसकी लेंथ है, ये उसकी विड्थ हो गई। ठीक है, और इसका ये नीचे से देख रहे हैं ये वाला जो इसका है बॉटम, ये वाला बॉटम जो है ये सारा किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ होता है।
नेक्स्ट आपके पास ये एक वाइब्रेटर लगा होता है। इस वाइब्रेटर को किसी स्टैंड के साथ आप हंग करवाते हैं और इस तरह से हंग करवाते हैं कि ये वाइब्रेटर, ये मोटर लगी हुई है, ये वो छोटी सी मोटर आपकी होती है जो आप की रिमोट गाड़ियां होती हैं, जो बचपन में खिलौने आप लेते थे उन गाड़ियों में जो छोटी छोटी सी मोटर डाली हुई होती है, वही मोटर है आपके पास। उसी के साथ आपने क्या करना है, एक वुड को अटैच करना है, ठीक है, और ये वुड इस मोटर के साथ अटैच होगी। जैसे ही मोटर ऑन करेंगे, ये वुड वाला जो रेक्टेंगुलर ट्रे है, ये आपके पास क्या करेगा, वाइब्रेट करने लग जाएगा, ठीक है। और ये पानी के अंदर मुकम्मल डिप नहीं होना चाहिए, बल्कि इसकी नियर सरफेस जो है वो, जो इसकी बॉटम सरफेस जो है वो इसके पानी के साथ डिप होनी चाहिए हल्की से, ताकि जैसे ही ये वाइब्रेट करे तो पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस होने लग जाए, वे प्रोड्यूस होने लग जाए। इसके अलावा आपके पास ये ऊपर से लाइट बल्ब आप लगाते हैं, ठीक है। ये बल्ब लगाते हैं, इस बल्ब का क्या है कि ताकि जो वेव यहाँ पर बन रही हैं उन वेव के ऊपर लाइट पड़े, और लाइट पड़ने के बाद यहाँ पर एक आप डिटेक्टर प्लेट रखते हैं, एक शीट रखते हैं, उस शीट के ऊपर वेव प्रोड्यूस हो, उस शीट के ऊपर इमेज बन जाता है। और वो इमेज किस तरह से बन जाता है कि वाटर वेव के अंदर जहाँ पर क्रस्ट बनता है वहां पर ये ब्राइट दिखाई दे रही होती है लाइन, और जहां पर आपके पास ट्रफ बनता है तो ये जिस तरह लाइन है, ठीक है, बिल्कुल कर्सल, ये जिस तरह लाइन है, ये जिस तरह लाइन है, वहां पर आपके पास डार्क लाइन बन जाती है, ठीक है। क्रस्ट होगा तो ब्राइट लाइन, और अगर ट्रफ होगा तो डार्क लाइंस बन जाएंगी, ठीक है। तो इट दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and is placed nearly half meter above the surface of a table. Wave can be produced on the surface of water present in the tray by mean of a vibrator, ठीक है। ये वाइब्रेटर, वो बेसिकली किसको वाइब्रेटर कह रहे हैं, ये वाइब्रेटर है, मोटर को वाइब्रेटर कह रहे हैं, और ये वुड की जो बनी हुई है इसको उसका वाइब्रेटर का क्या कह रहे हैं, पैडल कह रहे हैं। तो वाइब्रेटर के पैडल के साथ आप क्या करते हैं, वेव प्रोड्यूस करवाते हैं। द This vibrator is an oscillating electric motor fixed on a wooden plate over the tray such that its lower surface just touch the water। कि वो जो पैडल है उसकी लोअर सरफेस जस्ट पैडल, उस पैडल की जो लोअर सरफेस है वो जस्ट वाटर की सरफेस को टच कर रही है। ऑन सेटिंग द वाइब्रेटर ऑन, जैसे ही आप ऑन करेंगे, दिस वुडन प्लेट स्टार्ट वाइब्रेटिंग टू जनरेट वाटर वेव। तो उस वुडन प्लेट के थ्रू आपके पास क्या प्रोड्यूस होंगी, वाटर वेव प्रोड्यूस होंगी, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्ट्रेट वेव फ्रंट। अब आपके पास बच्चे ये जो डायग्राम में शो करवाया गया है, डायग्राम के अंदर ये प्लेट शो करवाई गई है पैडल। अगर ये पैडल आपके पास रेक्टेंगुलर टाइप का होगा तो यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो इसी तरह रेक्टेंगुलर लाइंस की तरह प्रोड्यूस होंगी। और अगर ये इस वाइब्रेटर के साथ अगर एक आप पेन अटैच कर देते हैं और वो पेन अप एंड डाउन डिप करता रहता है, अप एंड डाउन डिप करता रहता है, तो उससे आपके पास जो वाटर के अंदर वेव प्रोड्यूस होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होंगी, सर्कुलर फॉर्म में वेव प्रोड्यूस होंगी। जिस तरह आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हैं तो सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होती है। तो इट्स मीन आपके पास जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी शेप किस पर डिपेंड कर रही है, डिस्टरबेंस मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रही है। वो जो वाइब्रेटर का पैडल है उसकी शेप के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर पैडल रेक्टेंगुलर प्लेट की तरह का टाइप का होगा तो आपके पास रेक्टेंगुलर लाइंस जो है वो प्रोड्यूस होंगी। अगर आपके पास वो वाइब्रेटर के साथ जो पैडल लगा हुआ है वो एक पेन टाइप है, ठीक है, उसकी एक ब्रिक नोक सी है, तो उससे जो वेव प्रोड्यूस होंगी वो आपके पास सर्कुलर वेव प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। तो इट्स मीन वेव shape of the wave is depend upon the disturbance medium. A electrical bulb is hung above the tray to observe the image of a water wave on the paper or a screen। ठीक है, ये आपने बल्ब हम हंग किए हुए है, इससे ये वेव जो प्रोड्यूस यहाँ पर हो रही है इस बल्ब से क्या बनेगी, नीचे ये जो पेपर आपने शीट रखी हुई है इसके ऊपर वेव, इसके ऊपर इमेज बनेगा, ठीक है। और वो इमेज किस तरह से बनेगा, द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वेव्स
appear as a bright and dark lines respectively। मीन के क्रस्ट जहाँ पर बनेगा वहां पर नीचे स्क्रीन के ऊपर ब्राइट लाइंस बनेंगी। ठीक है, जिस तरह ये ब्राइट लाइन है, ये वाली ब्राइट लाइन है, ये आपके पास क्या है, डार्क लाइन है। फिर ये वाइट है, फिर ये डार्क है, फिर ये वाइट है, फिर ये डार्क है। तो इस तरह आपके पास रिस्पेक्टिवली क्या बनती जाएंगी, ब्राइट एंड डार्क लाइंस बनती जाएंगी ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो इससे आपके पास पता चल गया कि किस तरह से हम वेव जनरेट करवाते हैं। अब उस वेव की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ते हैं कि वाटर की वेव्स जो हैं जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। प्लेस अ बैरियर। अब सबसे पहले आपके पास जो करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ने लगे हैं वो आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन कब होती है, जब भी कोई वेव किसी अदर मीडियम के ऊपर स्ट्राइक करती है और वो बैक बाउंस टू फर्स्ट मीडियम आ जाती है, तो उसको आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव क्या होता है कि जैसे आपके पास क्या होता है कि आपकी बॉडी से जो रेज निकल रही हैं वो रेज निकल कर मिरर के ऊपर पड़ती हैं और मिरर से फौरन रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो उस चीज को आप क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो उस उसको आप क्या कहते हैं, लाइट की रिफ्लेक्शन कहते हैं। इट्स मीन कि आपके पास रिफ्लेक्शन कराने के लिए आपको कोई ना कोई जो वेव जा रही है उसके अंदर, उसके सामने कोई ना कोई आपको बैरियर रखना पड़ता है। ठीक है, एक अदर मीडियम रखना पड़ता है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से लेंगे कि आपके पास ट्रे के अंदर जो वाटर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं उनके सामने आप क्या रख देंगे, एक बैरियर रख देंगे, और वो बैरियर जो है वो दो कंडीशन में रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जिस तरह ये वेव ट्रेवल करके जा रही थी, इस तरह रेक्टेंगुलर वेव प्रोड्यूस हो रही हैं और रेड लाइन के साथ क्या शो करवाई गई है, इनकी डायरेक्शन शो करवाई गई है। और ये जो ब्लैक कलर का आपके पास क्या है, ये वाला आपके पास बैरियर है, ये ब्लैक वाला आपके पास क्या है, बैरियर है। अब कोई भी सरफेस है तो उसका नॉर्मल होता है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल आपके पास वो लाइन होती है, नॉर्मल आपके पास वो लाइन होती है जो कि उस सरफेस के परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हैं। नॉर्मल आपके पास क्या होती है, वो लाइन होती है जो कि उस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर आप ड्रा करते हैं। ठीक है, तो इसका मैं इस तरह से फॉर एग्जांपल, ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन का परपेंडिकुलर क्या है, ये सेकंड लाइन है। इसी तरह आपके पास अगर लाइन, ये लाइन है फर्स्ट लाइन, तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, तो ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइन एक दूसरे के क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। अगर मैं अब लाइन क्या करूंगा, इस तरह तिरछी ड्रा करता हूँ, तो इसका नॉर्मल भी क्या होगा, इसी तरह आपके पास ये होगा। ठीक है, इसी नॉर्मल को अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये इसका। ठीक है, तो ये जो लाइन है आपके पास, ये जो लाइन है इस लाइन का नॉर्मल क्या बन रहा है, ये वाला नॉर्मल बन रहा है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, ये ब्लैक कलर का बैरियर है। ठीक है, ये ब्लैक कलर का बैरियर है, उसका ये आपके पास क्या आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा। ठीक, जिस तरह से ये वेव मूव करके जा रही हैं, इस वेव में हम क्या करेंगे, इस तरह एक बैरियर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ये बैरियर लगा देंगे। ये लाइन जो मैंने ड्रा किया है ये मैंने बैरियर के लिए ड्रा की है। ठीक है, तो अब वेव आ रही हैं
तो उस वेव के आने से आपके पास क्या बनेगा, उस वेव के आने से ठीक है, ये अब वेव्स आ रही हैं, ये नॉर्मल है, ये रेड कलर के साथ जो एरो लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव है। और ये ब्लैक लाइन आपके पास क्या है, नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन के साथ ये जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही होगी इसको आप क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये वेव की डायरेक्शन है, ये नॉर्मल है। वेव नॉर्मल और इंसिडेंट वेव के दरमियान जो एंगल होगा उस एंगल को आप क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब इसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद क्या होगा, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इसकी डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होकर यहाँ पर क्या आ गई है, ये डायरेक्शन डाउनवर्ड आ रही है, रिफ्लेक्टेड वेव। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इसके साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एंगल आपके पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि आपके पास अब ये बैरियर से वेव आगे क्रॉस करके नहीं जाएगी। ठीक है, बैरियर से वेव आगे क्रॉस करके नहीं जाएगी। जिस तरह टब के अंदर पानी प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसके अंदर आप कोई लकड़ी की चीज खड़ी कर दें, ठीक है, तो उस लकड़ी से आगे वेव कभी भी नहीं ट्रांसफर होगी, उससे वेव जो है वो पीछे मुड़ जाएगी। सेम इसी तरह जिस तरह आपके पास फिर दरिया के अंदर या समुंदर के अंदर कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचती है तो किनारे से बाहर नहीं निकलती, ठीक है, उसी किनारे तक पहुंच के वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि किनारे के आगे नया मीडियम आ जाता है। वो नया मीडियम आपके पास क्या होता है, मिट्टी आ जाती है। ठीक है, जैसे ही मिट्टी आती है तो वो वेव किनारे के साथ स्ट्राइक करके दोबारा वापस समुंदर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो इससे यहाँ पर भी यही काम हो रहा है, मगर इसमें एक चीज ये होती है कि आपके पास इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। ये जो इंसिडेंट एंगल नॉर्मल के साथ बन रहा है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों जो हैं वो इक्वल होते हैं। ये आपके पास रिफ्लेक्शन में होता है। तो रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन को डिफाइन कर देते हैं। व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम, पहले मूव किस में कर रही थी, वाटर वेव वाटर के अंदर मूव कर रही थी। फॉल ऑन द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम, फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, ये बैरियर जो है ये अदर मीडियम है। ठीक है, अदर मीडियम के ऊपर फॉल की, दे बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, तो वो दोबारा बैक बाउंस होकर क्या आ गई, उसी वाटर वाले मीडियम में आ जाती है। सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। व्हेन वेव मूविंग इन वन मीडियम fall on the surface of an other medium, they bounce back into first medium such that the angle of incident is equal to the angle of reflection. ठीक है, इसमें ये चीज मैं दोबारा से बता दूं, the water waves were reflected from the barrier if the barrier is placed at the angle to the wave front। अब बच्चे आपके पास एक तो एंगल टू द वेव फ्रंट, इस लाइन का क्या मतलब बन रहा है, सबसे पहले मैं वेव फ्रंट बता देता हूँ। वेव फ्रंट क्या होता है कि आपके पास फॉर एग्जांपल व्हाइट बोर्ड यहाँ पर आएगा, ये अब बच्चे आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई सोर्स था, ठीक है, इस सोर्स की वजह से आपके पास क्या प्रोड्यूस हुई, एक वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, उस वेव को मैं क्या कह देता हूँ, ये वेव प्रोड्यूस हुई। ठीक है, एक लाइन के साथ डिनोट कर रहा हूँ। अब जो सेकंड वेव है, सेकंड वेव जो है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, अब ये फर्स्ट वेव है, ये सेकंड वेव है, ये सेकंड वेव किस तरह से प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से प्रोड्यूस होती है जब ये फर्स्ट मूव करके सेकंड पर आ जाती है।
तो ये फर्स्ट वाली फिर क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है, और ये सेकंड वाली आपके पास क्या कहलाती है, सेकेंडरी वेव। ठीक है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। तो इस तरह आपके पास आ जाता है कि ये फर्स्ट सोर्स है, सोर्स से वेव प्रोड्यूस होती है, इस वेव से फिर अगली वेव प्रोड्यूस होती है। तो ये जो फर्स्ट वाली वेव है ये क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है। ठीक हो गया, ये फर्स्ट वाली वेव क्या कहलाती है, वेव फ्रंट कहलाती है। एक तो वेव फ्रंट से, और सेकंड आपके पास वो क्या कह रहा है कि वेव फ्रंट के साथ कोई एंगल बना रही हो ताकि इंसिडेंट एंगल बने। अगर हम इसी ब्लैक बैरियर को क्या कर दें, वर्टिकली इसी तरह इस तरह कर दें, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट कोई नहीं बनेगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट कोई नहीं बनेगा तो उससे आपके पास रिफ्लेक्शन नहीं सही होगी। ठीक है, रिफ्लेक्शन वाले रूल्स को आप नहीं समझ सकते। तो इसलिए आप यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसको आपने एक एंगल देना है। ठीक है, नॉर्मल अगर आप यहाँ पर इसको बिल्कुल वर्टिकली इस बैरियर को प्लेस कर देते तो देन आपके पास ये जो रिफ्लेक्शन के लिए मैंने इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल शो करवाया, ये एंगल मैं शो ना करवा पाता। ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल की स्टडी को करने के लिए हमने क्या किया है, ये जो बैरियर है और ये जो इंसिडेंट वेव है, इसके दरमियान हमने क्या रखा है, एक एंगल रखा है। तो इसका मतलब यही बन रहा है कि कब आपके पास रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बैरियर होगी, इफ द बैरियर इज प्लेस्ड एट एंगल टू द वेव फ्रंट। कि बैरियर और जो वेव फ्रंट वही है जो कि आपके पास मोशन ऑफ वेव की डायरेक्शन में वेव फ्रंट बन रहे होते हैं। जिस तरफ डायरेक्शन ऑफ वेव होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव होती है, उसी डायरेक्शन में वेव फ्रंट बन रहे होते हैं। तो वेव फ्रंट और बैरियर के दरमियान क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल होना चाहिए, तभी आपके पास इंसिडेंट बनेगा, तभी फिर आपके पास बाद में रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। तो अगर ना आपके पास ना इंसिडेंट एंगल के बारे में मैं आपको बता पाता, ना रिफ्लेक्टेड एंगल के बारे में बता पाता। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड वेव कैन बी सीन टू ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट along the normal will be equal to the angle of reflected ray। the angle of incident along the normal, जो कि नॉर्मल के साथ बना रहा है, will be equal to the angle of reflected ray। ठीक है, इंशाल्लाह रिपल टैंक को यूज करते हुए आगे हम स्पीड ऑफ वेव, ठीक है, उसके अलावा डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव और रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। और ये हमारे इस जो अगला लेक्चर हमारा होगा वो इस 10th चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो अगर बच्चे आपको कोई किसी किस्म का इशू है तो आपने चैप्टर एंड होने से पहले पूछ लेना है। ठीक है, ताकि एक्सरसाइज के दौरान हम सारी चीज़ों को डिटेल के साथ समझ सकें। तो किसी को कोई इशू हो तो वो बेशक मुझे प्राइवेट मैसेज कर दें या अपने टीचर के साथ रब्ता करके उनसे क्वेश्चनिंग कर लें। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे।